नमस्कार बच्चों, आज के इस ई कंटेंट में आप सभी का स्वागत है। मैं रविंद्र कुमार बादल, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय 12। बच्चों, आज हम लोग बीए प्रथम वर्ष द्वितीय प्रश्न पत्र, जिसका नाम है भारतीय समाज, इसको अंग्रेजी में इंडियन सोसाइटी कहा जाता है। इसके अंतर्गत आज हम लोग ऐतिहासिक अंतर स्थापित विविधताएं, भाषा, तो आज हम लोग विशेष रूप से भाषा के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसको अंग्रेजी में लैंग्वेज कहा जाता है। बच्चों, भारतीय सांस्कृतिक जीवन की महत्वपूर्ण विशेषता यहाँ की मिश्रित संस्कृति है। संपूर्ण भारतीय समाज के 7000 वर्षों के सांस्कृतिक इतिहास की अपनी प्रभावी संस्कृति है, जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, जनजातियां एवं अन्य धार्मिक सांस्कृतिक समूहों का सम्मिश्रण है। इस प्रकार बच्चों, अनेक विदेशी आक्रमणों के उपरांत भी विभिन्न जातियों, समुदायों के लोगों में आज एकता दृष्टिगोचर होती है, और इसका कारण भारतीय संस्कृति की समन्वयात्मकता, सहिष्णुता एवं विशिष्टता ही है, जिसने आज भी अपनी भाषा, धर्म एवं संस्कृति को बचाए रखा है। भारतीय संस्कृति की अक्षुण्णता को बनाए रखने में भाषा का योगदान कम महत्वपूर्ण नहीं है, और भारत के राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई संरचना को महत्व दिया गया है। प्राचीन संस्कृति और सभ्यता में भाषा की विशेषताओं के अनुसार ही सांस्कृतिक परिवर्तन हुए। इसके बाद बच्चों, हम भाषा की परिभाषा अर्थात डेफिनेशंस ऑफ लैंग्वेज के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, भाषा भाषिक अवयवों से उच्चारित या यादृच्छित प्रतीकों की एक व्यवस्था है, जिसके द्वारा एक समूह के सदस्य परस्पर विचारों का आदान प्रदान करते हैं, और भाषा वह साधन या माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार, भाव तथा इच्छाओं की अभिव्यक्ति करते हैं। इसके बाद हम भाषा के विविध रूप के बारे में अध्ययन करेंगे, वेरियस फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज। बच्चों, भाषाओं की संख्या असंख्य है। ग्रियर्सन ने भारत की भाषाओं का सर्वेक्षण किया था, और उनके अनुसार 179 भाषाएं और 544 लोक भाषाएं हैं। यद्यपि यह वर्गीकरण अब काफी पुराना हो चुका है, फिर भी भारत जैसे विशाल देश में भाषाओं की विविधता अधिक है, किंतु भारत विविधता का राष्ट्र होते हुए भी यहाँ विविधता में एकता है। यूरोप जैसे उपमहाद्वीप में भाषाओं के आधार पर ही राष्ट्र बने हैं। यूरोप उपमहाद्वीप के प्रत्येक देश की अपनी भाषा है, अर्थात यूरोप का विभाजन भाषाओं के आधार पर ही हुआ है। भारत में भाषाएं क्षेत्रीय तथा प्रादेशिक है, जैसे बंगला बंगाल प्रदेश, पंजाबी पंजाब प्रदेश और राजस्थानी राजस्थान प्रदेश। यूरोप में भाषाएं राष्ट्रीय स्तर पर है, जैसे फ्रेंच फ्रांस देश, जर्मन जर्मनी देश, पोलिश पोलैंड प्रदेश आदि। इस प्रकार बच्चों, शिक्षा प्रदान करने की दृष्टि से भाषा के
5 वर्ग भी बनाए गए हैं, जैसे प्राचीन भाषा, संस्कृत भाषा, मातृभाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा और अंतर्राष्ट्रीय भाषा भी हम इसमें सम्मिलित कर लेते हैं। सबसे पहले है प्राचीन भाषा। ये क्या होती है बच्चों? इसके अंतर्गत प्राचीन भारत में प्रयुक्त भाषाओं को सम्मिलित किया जाता है। संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश आदि। यद्यपि ये प्राचीन भाषाएं हैं, किंतु साहित्यिक दृष्टि से इनका महत्व है। दूसरा है संस्कृत भाषा। बच्चों, यह भारत की शास्त्रीय भाषा है, भारतीय संस्कृति की जननी है। इसका सीधा संबंध उत्तर भारत की भारतीय भाषाओं तथा आर्य कुल से है, किंतु दक्षिण की भाषाओं तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम पर भी इसका अधिक प्रभाव है। वैसे अरबी और फारसी भी इसी क्षेत्र में आती है। तीसरी भाषा है मातृभाषा। यह बालक की प्रथम भाषा है, जिसको हम लोग L1 भी कहते हैं। माता पिता से सीखी हुई भाषा का परिष्कृत रूप मातृभाषा का होता है। किसी विशिष्ट क्षेत्र में प्रयुक्त भाषा को प्रादेशिक भाषा कहते हैं। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की मातृभाषा तथा प्रादेशिक भाषा हिंदी है। चौथी है राजभाषा। राज्य के कार्य में प्रयुक्त भाषा राजभाषा है, अर्थात यह राज्य के प्रशासन तथा राजकीय व्यवस्था की भाषा होती है। भारतीय संविधान में 18 भाषाओं की स्वीकृति प्रदान की गई है। पांचवी है राष्ट्रभाषा। प्रत्येक राष्ट्र की एक भाषा होती है, जिसे राष्ट्रभाषा कहा जाता है। जिस भाषा को देश की अधिकांश जनता बोलती है और समझती है, वह राष्ट्रभाषा है। भारतीय संविधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा का गौरवपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है। इसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय भाषा। बच्चों, आज के वैज्ञानिक व तकनीकी विकास ने विश्व के राष्ट्रों को एक दूसरे के समीप ला दिया है, जिसे वैश्विक ग्राम की संज्ञा दी जा रही है। एक राष्ट्र की गतिविधियां दूसरे राष्ट्र को प्रभावित करती है और विश्व के राष्ट्र परस्पर विचारों का आदान प्रदान जिस भाषा में करते हैं, वह अंतर्राष्ट्रीय या विश्व भाषा है। संयुक्त राष्ट्र संघ, जो अंतर्राष्ट्रीय संघ है, जिसमें विश्व शांति का समाधान खोजा जाता है, वह विचार विमर्श किया जाता है, उसके लिए अंग्रेजों को विश्व भाषा का गौरव दिया गया है। इसके बाद अब हम भाषाई समस्या के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, भारत की भाषा समस्या एक ज्वलंत समस्या है। इसका प्रभाव भारत की संस्कृति व सामाजिक, राजनीतिक एवं शैक्षिक सभी पक्षों पर दृष्टिगोचर हो रहा है। इसे मुख्य रूप से 3 उपशीर्षकों में बांटा जा सकता है। नंबर 1, शिक्षा के माध्यम की समस्या। नंबर 2, शासन और न्याय की भाषा की समस्या। और नंबर 3, विदेशों से संबंध की समस्या, जिसे निम्न रूप में देखा जा सकता है। बच्चों, सबसे पहले हम शिक्षा के माध्यम की समस्या के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। बच्चों, शिक्षा का माध्यम क्या हो? इस समस्या का उद्गम ब्रिटिश शासन के समय के लॉर्ड मेकाले की शिक्षा संबंधी नीति का प्रतिफलन है। वह अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से
ऐसा वर्ग तैयार करना चाहता था जो रक्त और रंग में भारतीय हो, किंतु रुचियों में, दृष्टिकोण में, नैतिकता में और बुद्धि में अंग्रेज हो। ऐसे व्यक्तित्व का विकास करने के लिए मैकाले को भारतीय भाषाएं इतनी अविकसित और गंवारू लगी कि उन्हें विदेशी भाषाओं से संपन्न बनाए बिना उनमें अनुवाद तक संभव नहीं लगा। स्वतंत्रता से पूर्व 1854 के वुड्स डिस्पैच में अंग्रेजी भाषा के साथ भारतीय भाषाओं को भी यूरोपीय ज्ञान के माध्यम के रूप सिद्धांततः स्वीकार किया। सन 1882 में हंटर कमीशन ने मातृभाषा के महत्व को स्वीकार करते हुए प्राथमिक शिक्षा का माध्यम देशी भाषाओं को बनाने का सुझाव दिया और सन 1944 की सार्जेंट योजना में हाई स्कूल तक मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने की बात कही गई, जिसे अंग्रेजी सरकार ने स्वीकार भी कर लिया। इस प्रकार बच्चों, स्वतंत्रता प्राप्ति के अनंतर 1952-53 के मुदालियर आयोग, 1948 में गठित ताराचंद समिति, 1948-49 के राधाकृष्णन आयोग, 1961-62 में गठित राष्ट्रीय एकता परिषद, 1962 की भावात्मक एकता समिति, 1964-66 के कोठारी आयोग एवं 1968 और उसके बाद बनी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 1986 सभी में शिक्षा के स्तर के उन्नयन के लिए सृजनात्मक शक्तियों को क्रियाशील करने एवं शैक्षिक सांस्कृतिक विकास के लिए प्रादेशिक भाषाओं को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाए जाने की पूर्ण कोशिश की गई। इसी के संबंधित हल के लिए अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद ने 11 जनवरी 1956 में त्रिभाषा सूत्र का सुझाव दिया, जिसे 1966 में कोठारी आयोग ने संशोधित त्रिभाषा सूत्र नाम देकर इस प्रकार प्रस्तुत किया। प्रथम स्तर पर मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा, द्वितीय स्तर पर संघीय या सहसंघीय भाषा, तृतीय स्तर पर एक आधुनिक या विदेशी भाषा जो नंबर 1 और 2 के अंतर्गत न आती हो और जो माध्यम के रूप में न चुनी गई हो, विद्यालय स्तर पर पढ़ाए जाए, किंतु इसमें आज तक सर्वसम्मति नहीं हो पाई। जब जब इसे लागू करने का निर्णय लिया गया, तब तब विरोध के स्वर उठे और उसे पूर्णतया लागू नहीं किया जा सका। दूसरी समस्या है शासन और न्यायालय की भाषा की समस्या। बच्चों, भाषा समस्या का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू शासन और न्याय से संबंधित है। संविधान में हिंदी की 3 भूमिकाएं हैं। नंबर 1 संघ की राजभाषा के रूप में, नंबर 2 राज्यों और प्रदेशों की राजभाषा के रूप में, तथा तीसरा है संघ और राज्यों के बीच परस्पर संपर्क भाषा के रूप में। भारत एक संघ राज्य है, अर्थात विभिन्न राज्यों का संघ है। संघीय सरकार का कामकाज जिस भाषा में होता है उसे संघीय भाषा कहते हैं। 14 सितंबर सन 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। संविधान के अनुच्छेद 343 में यह व्यवस्था की गई है कि भारत संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में हिंदी होगी। इसी अनुच्छेद के खंड 2 में यह कहा गया है कि 15 वर्ष की अवधि तक शासकीय प्रयोजन के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा, जिसे अब अनिश्चित काल तक जारी रखने का निर्णय लिया जा चुका है। संविधान के अनुच्छेद 351 के अनुसार हिंदी भाषा की प्रसार, वृद्धि करने तथा उसके विकास का दायित्व संघीय सरकार का है और अपने संवैधानिक दायित्व का निर्वहन करते हुए भारत सरकार ने 1955 में राजभाषा आयोग गठित किया तथा 1963 में राजभाषा अधिनियम पारित किया।
बच्चों, इसी आधार पर सन 1976 में राजभाषा नियम बने, जिसके अनुसार समस्त भारत को राजभाषा प्रयोग की दृष्टि से क, ख और ग क्षेत्रों में बांटा गया। क मूलतः हिंदी भाषी क्षेत्र है। ख क्षेत्र में वे राज्य हैं जिनकी भाषाएं हिंदी के निकट पड़ती है। गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब राज्य और ग क्षेत्र में शेष राज्य हैं। इस प्रकार संवैधानिक व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए हिंदी को व्यवहार की भाषा बनाया जाना चाहिए, किंतु मानसिकता व संकोच इसकी एक बड़ी बाधा है। तीसरी समस्या है विदेशों से संबंध की समस्या। बच्चों, विदेशों से संबंध बनाए रखने के लिए संपर्क भाषा के रूप में अंग्रेजों को मान्यता दी चुकी है। भारत का संबंध विश्व समुदाय से जोड़ने के लिए तथा विज्ञान और तकनीकी विकास के लिए एवं अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव के लिए अंग्रेजी का ज्ञान आवश्यक माना जाता है, किंतु यह तथ्य आज के संदर्भ में उचित प्रतीत नहीं होता। आज हिंदी व अन्य भारतीय भाषाओं का पूर्ण विकास हो चुका है। भाषाई स्वतंत्रता की आवाज सुनाई पड़ रही है। विश्व हिंदू सम्मेलनों में मॉरिशस में एक विश्व हिंदी केंद्र की स्थापना का सुझाव दिया गया, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक ऐसी पत्रिका का प्रारंभ करे जो मनुष्य को विश्व नागरिक के रूप में रहने योग्य वातावरण की सृष्टि करे। इसके बाद अब हम राज्यों के पुनर्गठन का भाषाई आधार के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, एकीकरण के बाधक तत्व के रूप में भी भाषा की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जा सकती है, क्योंकि हमारे यहाँ राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर हुआ है और इससे असंतोष के स्वर ही सर्वत्र उभरे हैं, आंदोलन हुए हैं। लगभग सभी लोग संविधान स्वीकृत अपनी अपनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त बताते हैं और उसके लिए आंदोलन करते हैं। जैसे आंध्र प्रदेश के निर्माण के लिए आंध्र नेता पोट्टी श्री रामुलु ने आमरण अनशन करके प्राण त्याग दिया। उसके बाद व्यापक दंगे हुए और आंध्र प्रदेश बना। सन 1966 से हिंदी को पूर्णतया लागू करने की संवैधानिक तिथि पर अहिंदी क्षेत्रों में आंदोलन हुए। मद्रास में 2 द्रमुक नेताओं ने आत्मदाह किया। इसके परिणाम स्वरूप राजभाषा अधिनियम प्रावधान संशोधन पारित किया गया। इसके बाद सामाजिक एकता के स्थापन में भाषा की भूमिका क्या होती है? बच्चों, भाषा की समस्या अति व्यापक है और इसका समाधान भी सरल नहीं है, क्योंकि भारत एक बहुभाषा भाषी देश है और सभी प्रदेश अपने अपनी भाषाओं को महत्वपूर्ण मानते हैं। इसका कारण यह भी है कि राज्य पुनर्गठन आयोग ने भाषाई एकरूपता के आधार पर राज्यों की संरचना की है। इसके उपरांत भी यह कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय और भावात्मक एकता में भाषा का महत्वपूर्ण योगदान है। भाषाई विविधता के होते हुए भी हमारे बीच सदैव एक संपर्क भाषा रही है, जिसमें समय समय पर भिन्नता तो होती रही है, फिर भी एकता के सूत्र में पिरोने में इसका महत्वपूर्ण अवश्य रहा है। इस दृष्टि से प्राचीन काल में संस्कृत भाषा थी, जो पूरे देश की सांस्कृतिक भाषा रही है। इसका सीधा संबंध भारतीय भाषाओं तथा आर्य कुल से है। भारतीय जीवन के धार्मिक, सामाजिक विधि विधानों व संस्कारों की भाषा यही रही है और आज भी सभी प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान एवं संस्कार संस्कृत में ही किए जाते हैं। समृद्धिशीलता की दृष्टि से भी इसका अद्वितीय स्थान है। भारतीय भाषाओं के साहित्य, व्याकरण और शब्द भंडार के साथ साथ अभिव्यंजन की क्षमता की अपार शक्ति होने के कारण संस्कृत भाषा विगत 4000 वर्षों से भारत की सभ्यता एवं संस्कृति के एकीकरण में अपने सकारात्मक भूमिका का निर्वहन कर रही है। इस प्रकार से हिंदी का विरोध तो भारत में है, किंतु दक्षिण के लोगों पर भी संस्कृत का अधिक प्रभाव पड़ा है।
और इसका कोई विरोध नहीं है। बच्चों, संस्कृत के बाद पाली, प्राकृत, अपभ्रंश भाषाएं अपने अपने युग में महत्वपूर्ण रही है। मध्यकाल में अरबी या फारसी भाषाएं संपर्क भाषाएं रही है। यद्यपि मध्यकालीन शासकों ने प्राचीन भारतीय संस्कृति की तुलना में अपने नए तरीके, प्रत्यय व धर्म आदि प्रारंभ किए हैं। इसके उपरांत भी भारत की सामाजिक आर्थिक संरचना को वे पूर्णतया नहीं बदल पाए। उस काल में भी भारतीय संस्कृति काफी हद तक अपरिवर्तित रही है और कालांतर में उसमें परिवर्तन आने लगे, जिसका प्रभाव उस समय की भाषा, धर्म और संस्कृति पर भी देखा जा सकता है। किंतु विदेशी शासन व्यवस्था के होते हुए भी जितना परिवर्तन होना चाहिए था उतना नहीं हुआ। विशेष रूप से जातीय प्रथा, ग्रामीण व्यवस्था एवं हिंदू संस्कृति अपरिवर्तित सी ही रही है। वर्तमान समय में भारतीय आर्य भाषाएं साहित्यिक भाषाएं बन गई है। संविधान में भी इन्हें स्थान मिला है। अनेक धार्मिक, सामाजिक सुधार, आंदोलनों आदि के कारण सांस्कृतिक परिवर्तन भी हुए हैं। विरोध के स्वर भी सुनाई पड़े हैं। लेकिन बच्चों, इसके उपरांत भी आज हिंदी को संपर्क भाषा के रूप में मान्यता मिल चुकी है। साथ ही अन्य सभी भारतीय, आर्य और द्रविड़ भाषाएं थोड़े बहुत विरोध के पश्चात संपर्क भाषा के अस्तित्व को स्वीकारने लगी। हिंदू मुस्लिम विरोध ने भी एक अलग संस्कृति को जन्म दिया है, क्योंकि भाषा का कोई स्थिर प्रगटना नहीं है और उसमें अनवरत परिवर्तन होना स्वाभाविक है। इस कारण बदलते हुए सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश के साथ वह अपना तादात्म्य स्थापित कर लेती है। अतः निर्विवाद रूप से यह कहा जा सकता है कि भावात्मक, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय एकता की स्थापना में भाषा का महत्वपूर्ण योगदान है। इस प्रकार बच्चों, आज हमने मुख्य रूप से भाषा की परिभाषा, भाषा की समस्या और राज्यों के पुनर्गठन का भाषाई आधार क्या होता है, इसके बारे में हमने आपसे चर्चा की और विवेचना की और आपको विस्तार से समझाया। सभी को धन्यवाद।